हेलो गाइस, वेलकम टू माय लव चैनल। आप देख रहे हैं लव विद रिया और मैं हूँ रिया शर्मा। तो आज की वीडियो में हमें करना है बी ए एल एल बी का जो आपका 4th सेमेस्टर है उसमें पॉलिटिकल साइंस की सेकंड यूनिट को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी थी जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे थे। और आज की सेकंड यूनिट में भी सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस मैच कर लेना। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे सेकंड यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी जो सेकंड यूनिट है इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है, केवल 3 चीज़ें। पहला पढ़ना है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि संविधान सभा के बारे में। ये लेक्चर हिंदी में होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ना है संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। एंड देन हमें पढ़ना है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी है द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर का मतलब होता है विशेषता। ठीक है, फिर तीसरा हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो संविधान था इसकी मेन विशेषता क्या क्या है। तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला संविधान सभा, दूसरा संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, सारी की सारी प्रक्रिया, और तीसरा हमें पढ़ना है मेन विशेषता संविधान की। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं तो वो भी कंप्लीट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इसी में से आ जाएंगी, इसके बाहर भी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दिया गया था। जब उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी थी तो उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो देश का संविधान तैयार करेगी। क्योंकि इस संविधान अब से पहले भारतीय लोगों ने बनाया नहीं था, तो संविधान बनाने के लिए पूरी की पूरी एक संविधान सभा चाहिए थी जिसमें 200-300 आदमी हों और सारे मिलके आराम से बैठ के देश के लिए संविधान बनाए। क्योंकि देश जो है इतना बड़ा देश है, चलता तो संविधान के हिसाब से है, तो संविधान बनाने के लिए भी तो एफर्ट लगेंगे ना। तो बस वही हुआ था कि 1946 में ब्रिटिश सरकार जो कैबिनेट मिशन योजना लेके आई थी उसके तहत ये डिसाइड करा गया, ये निर्णय लिया गया कि भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी जो कि अपने देश का संविधान तैयार करेगी। ठीक है, तो पहली बेसिक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि संविधान तैयार करने का काम संविधान सभा ने किया। अब संविधान सभा का फॉर्मेशन यानी कि गठन कैसे हुआ, कौन कौन थे संविधान सभा में, किस तरह संविधान सभा में आदमियों को ऐड करा गया। अब आप सोचो, लाखों करोड़ों देश के नागरिक थे लेकिन संविधान सभा में केवल और केवल 389 मेंबर थे। तो सोचो, कुछ तो सोच के उन्हें लिया होगा, कुछ तो उनमें खासियत होगी। ठीक है, तो वही चीज़ हमें पढ़नी है। संविधान सभा का गठन, तो गठन की प्रोसेस क्या थी। सबसे पहले निर्वाचन। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे यानी कि 389 जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, उन सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली रूप से किया गया था। ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इन लोगों का चुनाव किया गया था और इसमें कुल सदस्य जो थे बच्चों वो 389 थे। और देखो, ये जो 389 सदस्य थे, ये 389 कहाँ से लिए गए थे, तो 292 तो प्रांतों से लिए गए थे, 93 जो थे वो देशी रियासतों से लिए गए थे और 4 चीफ कमीशन क्षेत्रों से चुने गए थे। और अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो इतना याद रख लो कि इसमें कुल 389 सदस्य थे। लेकिन विभाजन के बाद यानी कि जब भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पे केवल 299 सदस्य रह गए, 299। क्यों? क्योंकि 389 सदस्य टोटल थे आज़ाद भारत में, मतलब जो पूरा का पूरा भारत था उसमें 389 सदस्य थे। लेकिन जब यहाँ से पाकिस्तान कट गया तो कुछ सदस्य जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो जो पाकिस्तान में चले गए उन्हें हटा के हमारे पास फिर बचे 299 सदस्य। ठीक है, तो इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्यों को चुना गया, जो सदस्य चुने गए उनकी संख्या 389 थी और बाद में उनके सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ठीक है, अब ये जो संविधान सभा थी इसके प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष, स्थायी का मतलब होता है परमानेंट अध्यक्ष, तो परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति बोल लो या फिर मसौदा समिति बोल लो। मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्टिंग करना।
यानी कि संविधान किस तरह का बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, इसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग करना। यानी कि ऊपर ऊपर से ड्राफ्ट बनाना, उसका एक प्रारूप तैयार करना। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने उद्देशिका बनाई, उद्देशिका प्रस्तुत करने का काम करा, यानी कि जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिवा एक BN राव थे जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इसके सिवा सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये स्थायी अध्यक्ष हैं। उसी तरह से अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, इनके बारे में लिख दोगे तो शायद खुश हो जाए टीचर, 6 नंबर आ जाए, तो ये भी आप लिख सकते हो। अब ये तो हम समझ गए कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, पहला टॉपिक क्लियर। अब 2 टॉपिक और बाकी हैं हमारे। दूसरा टॉपिक है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। तो हमें बस ये पढ़ना है कि संविधान बना कैसे कैसे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो संविधान सभा जब बन गई, अभी अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया कि संविधान सभा में कौन कौन व्यक्ति थे, कैसे कैसे बनी, कितने सदस्य थे, 389। ठीक है, तो ये जो संविधान सभा है जब ये बन गई तो इसकी पहली जो मीटिंग हुई, मीटिंग यानी कि बैठक, जो इसकी पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना कि 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली बैठक हुई। अब जिनके ऑप्शनल आते हैं टिक राइट, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके टिक राइट वाले पेपर आते हैं, तो वहाँ पे ये आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहली प्रोग्रेस ये हो गई, पहली प्रक्रिया ये हो गई। अब एक स्टेप आगे आ जाओ। इसमें क्या हुआ, उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी कि उन्होंने जो पूरी की पूरी संविधान सभा थी उन्हें उनके सामने एक उद्देशिका नाम की चीज रखी, जो कि बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बनी। तो उन्होंने लोगों के सामने उद्देशिका रखी और संविधान सभा ने उसे अप्रूव कर दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद थर्ड है प्रारूप समिति। जब इतना हो गया, उद्देशिका बन गई और बैठक मीटिंग हो गई, तो उसके बाद थर्ड आते हैं प्रारूप समिति के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन जो था वो 1 साल बाद हुआ। 1946 में पहली बैठक हो गई। 1 साल बाद क्या हुआ, ये दिसंबर का महीना था, आखिरी महीना था। ठीक है, तो अगला महीना तो वैसे भी लग जाता, जनवरी से तो 1947 ही स्टार्ट हो जाता। तो फिर 1947 में प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सबको पता है। ठीक है, तो ये समिति जो थी ये संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी थी, यानी कि संविधान किस तरह का दिखेगा, बाहर की चीज़ें उसकी इस तरह से, यानी कि एक तरह से आप बोल लो उसका ड्राफ्ट, उसकी ऊपर ऊपर की चीज़ें। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये भी काम हो गया। अगला है संविधान पर बहस और संशोधन। अब एक बात बताओ, 389 लोग कहीं पे बैठे हैं, एक आदमी बोल रहा है कि इस तरह से काम करो, दूसरा बोल रहा है इस तरह से काम करो, तीसरा बोल रहा है इस तरह से काम करो। एक ने बोला ये प्रावधान जोड़ दो, दूसरे ने बोला ये व्यवस्था करते हैं, तीसरे ने बोला ये करते हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ बहस होगी, कुछ ना कुछ संशोधन होंगे। उसी तरह से जब पूरा का पूरा संविधान बना लिया गया, आपको पता है भारत का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, यानी कि लगभग 3 साल। ठीक है, तो भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान है। अब अगर देख के कॉपी पेस्ट करना होता तो इजीली हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा बनाने में बहसबाजी हुई, बहुत ज़्यादा संशोधन हुए। ठीक है, तो आपका ये जो संविधान था इस पर विस्तार से बहस की गई, यानी कि बहस करने का ये मतलब है कि मान लो इसमें कोई प्रावधान जोड़ा गया है तो सामने वाला बोला है नहीं नहीं इसे हटा दो, ये गलत है, एक ने बोला नहीं ठीक है, तो इनमें आपस में बहस हुई, ठीक है सही है, इस तरह से। ठीक है, तो संविधान पर विस्तार से बहस की गई और लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित हुए, यानी कि 7,000 के आसपास चेंजेस करने के लिए संविधान में बोला गया, जिनमें से लगभग 2,500 चेंज संविधान में किए गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संविधान एज इट इज़ बन गया, संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ ली गई हैं और एकदम नहीं बना, इसमें बहुत सारे चेंजेस यानी कि संशोधन होते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कहानी मेन ख़त्म। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो हमारा बन के कम्प्लीट हो गया था, लेकिन इसे तब लागू नहीं किया, इसे
अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये बन तो 1949 को गया था, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर दिया यानी कि इसको बना दिया गया, लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे आपके स्कूल में होता होगा 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह से। ठीक है, तो इस दिन हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया था, इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 2:21। लाइक कर देना समझ में आ रही हो तो, और कमेंट करके बता देना। तो 2 टॉपिक क्लियर। अब तीसरा पढ़ना है संविधान की विशेषता यानी कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो संविधान की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि संविधान बहुत विशाल है। विशाल का मतलब है बहुत बड़ा है। तो भारतीय संविधान जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान दुनिया में किसी देश के पास, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, किसी के पास इतना बड़ा संविधान नहीं है जितना बड़ा संविधान भारत के पास है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब क्या है भारत के संविधान में? भारत के संविधान में 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 470 से ज़्यादा अनुच्छेद। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सबसे विशाल संविधान है। दूसरी इसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि जो संविधान है उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि जो भारत के राज्य हैं या फिर जो भारत है उसका कोई भी धर्म नहीं है। भारत किसी एक धर्म को बढ़ाई नहीं करेगा या फिर उसे नहीं मानेगा। भारत के लिए सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म बराबर है। ठीक है, तो संविधान की ये भी बहुत बड़ी एक तरह से आप कह सकते हो विशेषता है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो इस्लाम चलता है। ठीक है, और जैसे और भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पे इस्लाम चलता है, लेकिन भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदुइज्म या फिर सनातन चल रहा है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी धर्मों को समानता दी गई है। ठीक है, और संविधान की तीसरी जो व्यवस्था विशेषता है वो है लचीला संविधान, यानी कि संविधान में इजीली संशोधन किए जा सकते हैं, यानी कि चेंजेस करे जा सकते हैं। कोई भी अनुच्छेद जो है उसमें हेराफेरी करी जा सकती है और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं। अगला है नागरिक के मौलिक अधिकार। इसका मतलब है कि नागरिक जो हैं उन्हें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, जैसे कि सभी नागरिक समान है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। ठीक है, तो संविधान ने हमें समानता का अधिकार दे रखा है, ये भी इसकी विशेषता है। यानी कि इसने मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जैसे कि हम समान हैं, सभी लोग समान हैं, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, जैसे किसी भी धर्म को मानो, किसी भी धर्म को पूजो। ठीक है, तो बेसिकली संविधान ने बहुत सारी इसके अंदर विशेषता है और बहुत सारे अधिकार इसने हमें दे रखे हैं। और भी इसकी विशेषता है, जैसे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, तो इसकी विशेषता है कि इसने हमें कुछ अधिकार भी दिए हैं और कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। अधिकार वो हैं जो हमें मिले हुए हैं और कर्तव्य वो हैं जिनका हमें पालन करना है। जैसे कि हमारा कर्तव्य है कि जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, जब देश आह्वान करे तो हम उसके लिए जाएं। जैसे कि अभी अटैक चल रहा है या फिर अभी वॉर चल रहा है, तो ऐसे में अगर देश को हमारी ज़रूरत है, देश को हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में हम जाएं। ठीक है, और इसके सिवा राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और किसी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, तो ये सब भी हमारे कर्तव्य हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान की एक अच्छी विशेषता ये भी है कि इसने हमें नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। ये सिद्धांत जो हैं ये राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हैं। यानी कि जिससे एक राज्य जो है उसमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय स्थापित हो सके, ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी के लिए जीविका उपार्जन के साधन उपलब्ध हों, यानी कि हर कोई कमा सके, हर कोई खा सके। तो ये भी इसकी एक अच्छी विशेषता है। तो इसमें बेसिकली 11 विशेषताएं, आपको जो 5, 6, 8, 10 आपको जितनी याद हो जाए, जितनी आपको आसान लगे, जितनी आपको अच्छी लगे, उतनी आप कर लेना। ठीक है, अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो भारत के संविधान की एक अच्छी विशेषता ये भी है कि यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, यानी कि जो शक्ति है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। अगर शक्ति किसी एक इंसान के हाथ में होगी तो वो निरंकुश बन जाएगा। बहुत ज़्यादा शक्ति अगर किसी को दे देते हैं तो उसमें अहंकार आ जाता है। तो इसलिए भारत की जो शक्तियाँ हैं वो 2 भागों में बांटी गई हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार या फिर राज्य सरकारों में। ठीक है,
तो ये एक प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में बांट दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, ठीक है। तो इनमें शक्तियाँ बांट दी गई हैं। राज्य में मुख्यमंत्री मामलों को देखते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री देखते हैं, ठीक है। और इसमें शासन में संसदीय रूप को अपनाया गया है, यानी कि शासन का संसदीय रूप वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी कि उसे ऐसा बोलते हैं कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है या फिर जो भी, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है और उसके मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के पास होती है। ये केवल कहने सुनने की बात है कि राष्ट्रपति बड़ा है, लेकिन कहने के लिए वो बड़ा है, लेकिन जितनी भी शक्तियों की बात हम करें, सारी की सारी शक्ति जो है वो केंद्र में यानी कि प्रधानमंत्री में ही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ा था कि संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन हमें आगे ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था भी है। अब संघात्मक एकात्मक क्या है, ये थोड़ा आगे ही चल के आपको बताऊंगी, ठीक है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई आदमी हो, चाहे अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कोई भी जो है वो संविधान से बड़ी नहीं है। चाहे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये ही क्यों ना हो, ये सभी संविधान के अधीन है, यानी कि ये सबके सब संविधान के अंडर आते हैं। संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है, संविधान सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये भी इसकी एक विशेषता है। इसकी अगली विशेषता है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि जो हमारी मतलब आप बोल सकते हो जुडिशरी वगैरह या जो हमारी न्यायपालिका हैं, जितने भी हमारे कोर्ट हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि सरकार उन पर दबाव बनाएगी। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि कोई इंसान किसी बड़े देश में रहता है, जैसे कि भारत है, तो भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि भारत का ही नागरिक वो कहलाएगा। ऐसा नहीं कि राज्य का नागरिक और भारत का नागरिक दो दो कहलाएगा। जैसे कि बहुत जैसे अमेरिका वगैरह हैं, इन देशों में क्या होता है कि राज्य का नागरिक होने के लिए आपको अलग नागरिकता मिलती है और देश का नागरिक होने के लिए अलग नागरिकता मिलती है। उसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, ठीक है। जैसे कि भारत में एक ही नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता, इसमें राज्य आधारित कोई भी नागरिकता नहीं होती। अगर भारत में दोहरी नागरिकता होती तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिलती और केंद्र सरकार से इंडिया की नागरिकता मिलती, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि आपको एक ही नागरिकता मिलेगी भारतीय होने की। केंद्र की एक ही नागरिकता आपको मिलेगी भारतीय होने की, आपको राज्य की कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषता हैं। 11 विशेषता हैं। आपको जो भी 5, 7, 8, 10 जितने पॉइंट आपको याद रहें उतने आप लिख के आ सकते हो, ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। अब एक ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। स्रोत का मतलब होता है सोर्सेस का ये मतलब होता है कि भारतीय संविधान जो है इसके जो मेन आदर्श हैं, जो मेन बातें हैं, उन्हें कहाँ से लिया गया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी इंसान ने बैठ के सोच के बना लिया, नहीं। संविधान बनाने में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें चुन के ली गई हैं। जैसे कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि देश का आदर सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का आदर सम्मान करना, ठीक है। और अगर देश को हमारी ज़रूरत है तो उसके लिए जाना, ठीक है, आह्वान करने पर जाना। तो ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो समाजवादी सिद्धांत हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से, ठीक है। तो भारतीय संविधान के स्रोत का यही मतलब है कि भारतीय संविधान जो है उसके आदर्श जो हैं वो बहुत सारे देशों से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की बातें कई देशों से लिए गए हैं, जैसे कि रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और समाजवादी सिद्धांत लिए, और जर्मनी से हमने ली आपातकालीन प्रावधान, यानी कि एमरजेंसी प्रोविज़न, एमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो हमने लिए हैं जर्मनी से। ब्रिटेन से हमने लिए संसदीय प्रणाली और विधायिका की सर्वोच्चता और विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन, ये चीज़ हमने ब्रिटेन से लिए। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये सारे अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। और न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके सिवा नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी अगली आने वाली यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं और कनाडा से लिया गया है संघीय प्रणाली और शक्तियों का डिवीजन, यानी कि शक्ति किसी एक हाथ में ना हो, शक्ति बटी हुई हो, ठीक है। इसके सिवा ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखते हुए चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है।
तो ये भारतीय संविधान के स्रोत हैं, यानी कि भारतीय संविधान की अच्छी अच्छी बातें जो हमने दूसरे देशों से ली हैं। अगला है संविधान की प्रस्तावना। ये भी क्वेश्चन आया था, इसमें ये पूछा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संवैधानिक महत्व बताओ और उसकी संवैधानिक जो महत्व है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करो। तो बेसिकली अब मैं आपको संविधान की प्रस्तावना दिखा दूं, फोन उल्टा करके देख लो, यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसे उद्देशिका भी बोलते हैं। तो प्रस्तावना का मतलब है ये भारतीय संविधान के फ्रंट में है, इसमें ये चीज़ मेंशन है कि भारत में क्या चीज़ कैसी होगी कैसी नहीं। जैसे कि इसमें बोला गया है कि हम भारत के जो लोग हैं वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह। इसमें 42वें संविधान संशोधन में इसमें धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द भी जोड़ दिए गए थे। जैसे कि इसमें लिखा है कि हम भारत के नागरिक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य बनाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था होगी। लाइक हम किसी एक इंसान के भले की जगह हम पूरे लोक कल्याण पे ध्यान देंगे और हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि हम किसी एक धर्म या फिर किसी एक पंथ को सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए सभी समान होंगे। धर्म निरपेक्ष का भी ये मतलब है कि किसी एक धर्म को सपोर्ट ना करना, सभी का समान होना, ठीक है। तो ये आपकी प्रस्तावना है जिसमें संविधान के एक तरह से आप बोल सकते हो उद्देश्य लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आप इसे पढ़ सकते हो क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व और इस महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण भी करते हैं, ठीक है। तो भारतीय, यहाँ से आंसर शुरू है आपका। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी आत्मा मानी जाती है, भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है इसकी प्रस्तावना, क्योंकि ये ही बताती है कि संविधान क्या कैसे कैसे करेगा, ठीक है। बेसिकली ये संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है, ये बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। जैसे इसमें समाजवादी लिखा हुआ है, यानी कि समाजवादी से मतलब है कि संविधान का उद्देश्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करना। या फिर इसमें शब्द लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि संविधान का उद्देश्य होगा कि किसी एक धर्म के पीछे न पड़े, सभी धर्मों को समान माने, ठीक है। तो प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और ये भारतीय संविधान की आत्मा है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि प्रस्तावना बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये पढ़ लेना एक बार इसको। अब देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की दिशा और उद्देश्य डिसाइड करती है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान के मूलभूत उद्देश्य को क्लियर करती है। जैसे कि उसमें लिख रहा है कि जो भारत है वो लोकतांत्रिक देश होगा, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र डेमोक्रेसी होगी, यानी कि जो आम आदमी है वो सरकार को चूज करेगा और सरकार उसकी सेवा के लिए कार्य करेगी, यानी कि उसकी भलाई के लिए कार्य करेगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बन जाता है, आप चूज करते हो ना, आप चुनते हो ना उसे। तो इसमें यही व्यवस्था की गई है कि संविधान जो है वो लोकतांत्रिक होगा, समाजवादी होगा और धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसने जो है ये जो आपकी प्रस्तावना है इसने संविधान की दिशा और उद्देश्य को निर्धारित करा है, इसने बताया कि संविधान का क्या क्या उद्देश्य होगा। अगला है संवैधानिक व्याख्या में सहायक, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई मामलों में प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या के लिए उपयोग किया है, यानी कि ये बताने के लिए कि संविधान कैसा है, मतलब इसे व्याख्या करने के लिए, इसे अच्छे से समझाने के लिए भी प्रस्तावना का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि, यानी कि प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को सुनिश्चित करती है और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। साथ ही आपका जो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है या फिर संविधान की आत्मा है। तो इसलिए प्रस्तावना पढ़नी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये जो प्रस्तावना का महत्व है, अब ज़रा इसका आलोचनात्मक परीक्षण देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये देखो, सबसे बड़ी बात है व्यवहारिक चुनौती, यानी कि इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना में लिख तो रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें या फिर बहुत बड़े बड़े आदर्श लिख रहे हैं। जैसे कि प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो सरकार है या फिर जो देश है वो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहने सुनने की बात होती है, क्योंकि सरकार ऐसा करती है कि सरकार जिस धर्म की है वो उसी धर्म को मान्यता देगी। तो प्रस्तावना की सबसे बड़ी कमी ये है कि व्यवहारिक चुनौती है, यानी कि प्रस्तावना में जितने भी आदर्श हैं वो व्यावहारिक नहीं होते, उन्हें वास्तविक में लागू करने में कठिनाई होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो लिख रहा है हम बिल्कुल वही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। संविधान में तो ये भी लिख रहा है कि इंसान का कर्तव्य है कि
राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करें, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं ना राष्ट्रगान का संविधान सम्मान करते हैं। अपना राष्ट्रीय ध्वज जमीन पे पड़ा है, अपना झंडा जमीन पे पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे देश का पड़ा है तो उठा लेंगे, राष्ट्रीय गान नहीं गाते, खड़े भी नहीं होते। ठीक है, तो ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, वो उन्हें वास्तव में लागू करने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आलोचना इसकी यही है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। तो कानूनी बाध्यता का अभाव, यानी कि प्रस्तावना खुद में कोई कानूनी अधिकार या दायित्व नहीं है, बल्कि ये केवल संविधान के उद्देश्य को बताती है। यानी कि ये केवल उद्देश्य बता रही है, अगर आप फॉलो करोगे तो ठीक है, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि किसी को मारना अपराध है, किसी को आपने मारा तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन उसी तरह से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद अपनाना, ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कानूनी बाध्यता हो। यानी कि इन चीज़ों में कानूनी बाध्यता का अभाव है, कानूनी बाध्यता नहीं है। जब बाध्यता होती है तो आदमी डर के काम को करता है या फिर नहीं करता है, तो यहाँ पे कानूनी बाध्यता नहीं है। यानी कि प्रस्तावना खुद कोई कानूनी नहीं है, बल्कि ये केवल संविधान के उद्देश्य को बताती है। तो प्रस्तावना को फॉलो करो मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी कमी ये है, यानी कि अगर कोई प्रस्तावना को नहीं मान रहा है तो उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली। दूसरी कमी है व्याख्या में विविधता, यानी कि प्रस्तावना की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर बदल सकती है, जिससे इसकी स्थिरता पर प्रश्न उठते हैं। क्योंकि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आई थिंक 1976 में बदलाव करा गया था, और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जोड़े गए थे, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि वाद विवाद भी हुए थे। कुछ लोग इससे खुश थे, कुछ लोग खुश नहीं थे। ठीक है, तो इसका एक आलोचनात्मक परीक्षण ये भी है कि प्रस्तावना की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर करी जाती है। कुछ लोग प्रस्तावना को अलग रूप से देखते हैं और कुछ लोग अलग रूप से देखते हैं, तो ये भी इसकी एक आलोचना है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाई दिया। और चौथा है संशोधन का विवाद, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जिससे कुछ लोग विवादास्पद मानते हैं और इसे मूल संविधान में बदलाव के रूप में देखते हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि संविधान में बदलाव कर दिया, इतना बड़ा बदलाव कर दिया, कितने गलत लोग हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके आलोचनात्मक परीक्षण हो गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन विधि के नियम, यानी कि ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। इसमें ये पूछा गया है कि अगर हमें संविधान में कुछ ना कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो बदलाव किस तरीके से होगा। तो पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो संसद करेगी, ऐसा नहीं कि मैं करूँगी आप करोगी। तो वो संशोधन जो करेगी, यानी कि संशोधन का मतलब होता है चेंज करना, तो वो जो भी चेंज है या फिर कुछ भी नया ऐड करना है तो वो संसद करेगी। अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन के लिए संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उन्हें विशेष बहुमत आवश्यक होते हैं। कुछ संशोधन में राज्य की जो विधानसभा है उसकी भी परमिशन चाहिए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा अलग चीज़ है, विधानमंडल या विधानसभा की भी परमिशन चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये जो संशोधन होगा, जो भी चेंज होगा वो किस तरह से होगा। पहला है संशोधन प्रस्ताव, यानी कि जो संशोधन है वो संशोधन विधेयक जो है, यानी कि विधेयक का मतलब होता है बिल पास करना। पहले बिल आता है और जब वो बिल पास हो जाता है तो वो ही एक्ट यानी कि अधिनियम बनता है। तो सबसे पहले संशोधन विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। पहले आपके सामने प्रस्ताव आएगा, यानी कि बिल आएगा। ठीक है, और वो बिल अगर 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से पास हो गया तो तब कहीं जाके वो आपका अधिनियम बन जाएगा या फिर आपका संशोधन हो जाएगा। तो बेसिकली संशोधन के लिए सबसे पहले संशोधन बिल आपको, यानी कि संशोधन विधेयक आपको संसद के सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, यानी कि विशेष बहुमत उस पर होंगे, वोटिंग उस पर होगी, और अगर 2/3 बहुमत उस पर हो जाते हैं तो उसमें संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए, और फिर फाइनल होती है राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो नाम का मेन आदमी होता है, असली जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में ही होती है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसके बाद जो विधेयक है उसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति को देखो उसकी मजबूरी कितनी है, राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकृति देनी होती है, यानी कि एक्सेप्ट करना ही करना है, वो इसे रोक नहीं सकता। जो बिल वहां से आया उस पर साइन करके उसे एक्सेप्ट करना है, वो उसे मना नहीं कर सकता और न ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है,
अगला है आपका पॉइंट संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यानी कि जब राष्ट्रपति साइन कर देगा, स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो जो आपका विधेयक है, यानी कि जो आपका बिल है, वो आपका बिल बन जाएगा अधिनियम, यानी कि एक्ट, और उसे संविधान में लागू कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से संविधान में चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर कोई भी आपको संशोधन करना है, कोई भी आपको चेंज करना है, तो आपको बेसिकली संसद के सामने एक प्रस्ताव रखना पड़ेगा, और संसद ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो समझो वो जो संशोधन है वो हो गया। ठीक है, इतना कुछ पहाड़ नहीं होता इसमें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब ये लॉन्ग में भी आ सकता है, आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लेना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो बेसिकली समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार का मतलब है कि हर एक नागरिक कानून के सामने समान है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अगर जा रहे हैं तो ब्राह्मण को ही न्याय मिलेगा, अगर राजपूत जाएंगे, गुर्जर जाएंगे, जाट जाएंगे, कोई भी जाएगा तो सबको न्याय मिलेगा। तो समानता का अधिकार हमें भारतीय संविधान में दिया गया है। ये मौलिक अधिकार हैं ये सारे। ठीक है, ये 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, यानी कि सभी नागरिक समान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर आदमी स्वतंत्र है, चाहे कुछ भी पहनो, चाहे कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ। ठीक है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर किसी का शोषण हो रहा है, कोई परेशान है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसको ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता की मांग कर सकता है। ठीक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जिस धर्म को चाहो उस धर्म को मानो, जिस धर्म को चाहो उस धर्म की पूजा करो। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि इस धर्म की नहीं, इस धर्म की पूजा करो, जो आप चाहते हो वो आप करो। ठीक है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, कोई भी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हो, किसी भी संस्कृति का पालन आप कर सकते हो। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब है कि कोई आदमी अगर परेशान है किसी चीज से, तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसकी हेल्प करेगी संविधान के थ्रू। तो इसे ही बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप चाहो तो इसके ऊपर और स्टडी कर लेना। तो ये हो गए आपके मौलिक अधिकार। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जैसे हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उसी तरह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A में हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और बेसिकली हमें जो दिए गए हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं, जिनमें से मेन 7 ड्यूटी हम देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी ड्यूटी है संविधान का पालन और आदर सम्मान करना, यानी कि संविधान जो देश का कानून है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज का मतलब होता है झंडा। तो देश का जो झंडा है, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना, और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हों या देश की एकता या फिर अखंडता को खतरा आए। अगला है देश की रक्षा और आह्वान पर सेवा करना, यानी कि जब देश तुम्हें बुलाए तो उस टाइम पे देश की रक्षा के लिए जाना और देश की सेवा करना, ये भी आपका एक कर्तव्य है। ठीक है। अगला है सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना, यानी कि मार काट छोड़ो, भाईचारे को बढ़ावा दो, ये भी संविधान में लिखा है। अगला है भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ है जो भारत का सम्मान है, जैसे ताजमहल मान लेते हैं, चलो 1% के लिए, जैसे मान लो ताजमहल भारत की विरासत है, तो आपका कर्तव्य है आप उसका संरक्षण करो, वहाँ जाके कूड़ा कचरा ना करो, वहाँ तोड़ फोड़ ना मचाओ। ठीक है। तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि देश की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हम उनका संरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना, आदि आदि, यानी कि ETC। तो ये 7 हैं, इनके सिवा 4-5 और हैं, कुल मिला के 11 कर्तव्य हैं। एक क्वेश्चन है आपका जो पहले आया था प्रीवियस ईयर में, वो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी कि कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो कुल मिला के 22 भाषाएं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। 1950 में जब संविधान को लागू किया गया था तो उस टाइम पे केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन धीरे धीरे और भाषाएं जोड़ी गई और टोटल मिला के 22 हो गई। अब इन्हें चाहे कोई गाना बना के याद कर लो, चाहे रट लो, अगर 8-10 लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर 22 की 22 याद है तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। ठीक है। तो ये है असमिया, बंगाली, बोडो, संस्कृत, ये बहुत राइम कर रहा है, सिंधी, संथाली, मैथाली, डोंगरी, हिंदी, सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, पंजाबी। ठीक है। तो इस तरह से चाहे कोई गाना बना के याद कर लो, चाहे रट रहे हो तो रट लो, ठीक है, लिख लिख के जैसे भी तुम्हें ठीक लगे तो इसको रट लो अपने दिमाग में। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ हमारे लिए समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 तरह से बना है एक्चुअली प्रीवियस ईयर में। तो पहला तो है कि भारत में जो संविधान है उसका रूप संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, यानी कि बाहर से तो वो संघात्मक दिखता है लेकिन अंदर से वो एकात्मक है। एक क्वेश्चन बना है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यानी कि पूरी तरह से संघात्मक नहीं है, आधा संघात्मक है। एक क्वेश्चन बना था भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व और संघात्मक तत्व बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ कि संघात्मक और एकात्मक क्या होता है। देखो, एकात्मक का मतलब होता है जब पूरी की पूरी पावर, पूरी की पूरी शक्ति राज्य के पास नहीं है, पूरी की पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास है, यानी कि केंद्र में जो भी लीडर है पूरी शक्ति उसके पास है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एकात्मक, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है एकात्मक, यानी कि शक्ति एक आदमी के पास होगी। जबकि संघात्मक का मतलब है कि शक्ति जो है वो राज्य के पास भी होती है और केंद्र के पास भी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसे अर्ध संघात्मक बोलते हैं, यानी कि एक तरह से ये आधा संघात्मक है क्योंकि ये एकात्मक भी है। भारतीय संविधान में कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसे एकात्मक बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बाहर से ये संघात्मक है लेकिन आत्मा जो है वो एकात्मक है, अंदर से पूरा का पूरा एकात्मक है, इसीलिए इसे आधा संघात्मक बोला जाता है। तो बेसिकली संघात्मक का मतलब होता है कि जब शक्ति जो है वो दो भागों में बटी हुई है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां दी गई हैं, लेकिन एकात्मक का मतलब है कि केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आपको आगे की कहानी सुनते हुए चलना है, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की स्थापना करी गई है, यानी कि संघात्मक शासन बना है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के हाथों में शक्तियां हैं। लेकिन मेन बात यह है कि संविधान में संघात्मक शब्द का यूज ही नहीं करा गया है। संविधान में राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यानी कि कहीं पे ऐसा नहीं लिख रहा कि एक शक्ति केंद्र और एक शक्ति राज्य की है, यानी कि संघात्मक शब्द का ही प्रयोग नहीं किया गया है, केवल और केवल राज्यों का संघ, ये शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। अब संविधान के संघात्मक स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। तो सामान्य मान्यता यह है कि एकात्मक शासन व्यवस्था वहां पे सफल हो सकती है जहां के निवासी एक जाति के हों, ठीक है। एक जाति के, एक नस्ल के, एक धर्म के जो जहाँ पे निवासी होंगे वहीं पे एकात्मक व्यवस्था चलेगी। यानी कि अगर कोई छोटा सा देश है और वहाँ पे एक लीडर है, एक हेड आदमी है, तो वहाँ तो चल जाएगा। लेकिन भारत जैसा जो इतना बड़ा विशाल देश है वहाँ पे संघात्मक सरकार चाहिए, यानी कि वहाँ पे राज्य में संभालने के लिए अलग मुख्यमंत्री चाहिए और केंद्र में संभालने के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहिए। अगर एक ही आदमी सब कुछ देखेगा तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एकात्मक शासन व्यवस्था उन्हीं देशों में सफल हो सकती है जहाँ के निवासी एक जाति के हों, एक नस्ल, एक धर्म के हों। किंतु यदि देश बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, जैसे कि हमारा भारत है, भारत में 22 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो यदि देश बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी भाषा, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं तो वहाँ पे संघात्मक शासन ही काम कर सकता है, वहाँ पे एकात्मक शासन नहीं चल सकता, ठीक है। संघात्मक शासन में विविध राज्यों के लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य का शासन चला सकते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई उत्तराखंड का आदमी है तो वो उत्तराखंड का शासन चलाएगा, तो वो उत्तराखंड में जो नस्ल है, जो वहाँ पे धर्म है, जो वहाँ पे प्रथा चलती हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो वहाँ पे काम चला लेगा। तो इतने बड़े भारत जैसे देश में संघात्मक सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर राज्य सरकार मामले संभाल ले राज्य के और केंद्र सरकार केंद्र के मामले संभाल ले, ठीक है। तो संघात्मक सरकार में यही है। अब ये जो संघात्मक स्वरूप है इसकी कुछ तत्व या फिर विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहला इसका विशेषता है कि लिखित तथा कठोर संविधान, यानी कि भारतीय संविधान लिखित है और बहुत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये कठोर है क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन आसानी से नहीं हो सकता। अगर संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने बोला हो गया संशोधन। अगर 500 आदमी हैं तो 500 आदमी में से कम 300 अगर हाँ बोलेंगे तभी इसमें संशोधन होगा। तो संघात्मक सरकार की ये भी एक बड़ी बात है। देखो, अब आप समझ रहे होगे, देखो अगर एकात्मक सरकार होती तो एक आदमी डिसीजन लेता और काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे संघात्मक सरकार है इसलिए 2/3 बहुमत की बात आ रही है, इसलिए हमें अदर 300 लोगों की भी सुननी पड़ रही है। दूसरा विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में ना तो केंद्र सरकार सर्वोच्च है और ना ही राज्य सरकार मेन है। भारत में केवल और केवल संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से अपनी अपनी पावर लेते हैं। तो ये भी एक संघात्मक तत्व है, क्योंकि अगर एकात्मक होता तो एक ही सुपीरियर पावर होती है, लेकिन यहाँ पे संविधान सुपीरियर है और इसके नीचे आ रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
अगला आवश्यक तत्व है शक्तियों और कृत्यों का विभाजन केंद्र और राज्य में। तो बेसिकली संघात्मक सरकार जो है, इसमें शक्तियां जो हैं वो ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान के हाथ में है, इसमें शक्तियां बांट दी जाती हैं। ऐसे ही हमारे भारत में शक्तियां बटी हुई हैं 3 भागों में। एक है संघ सूची, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो देखता है। जैसे इसमें 97 टॉपिक्स हैं, यानी कि 97 महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा, युद्ध, संधि, विदेशी बैंक, रेलवे, डाक आदि। तो ये सारे जो मामले हैं ये सारे केंद्र सरकार यानी कि संघ सूची देखती है और इसमें संसद जो है वो कानून बनाती है। ठीक है। दूसरा है राज्य सूची। तो 66 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, यानी कि विधानमंडल कानून बनाती है, जैसे कि पुलिस हो गई, जेल हो गई, न्याय व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा। तो इनके संबंध में राज्य के विधानमंडल जो हैं वो ही विधि यानी कि कानून का निर्माण करते हैं। अगला है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में 47 विषय आते हैं, जैसे कि विवाह हो गया या फिर विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स हो गया, श्रम कल्याण हो गया। और एक बात और जानने की चीज़ है वो ये है कि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। यानी कि अगर संघ सूची का मामला है तो उसे तो पीएम यानी कि केंद्र सरकार देखेगी, राज्य सूची का मामला है तो उसे मुख्यमंत्री देखेगा, लेकिन समवर्ती सूची के मामले ऐसे हैं जिन्हें दोनों देख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की व्यवस्था जो है वो संघात्मक है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियाँ डिवाइड हो चुकी हैं। इट्स ऑलमोस्ट 333। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की विशिष्ट स्थिति। विशिष्ट स्थिति का मतलब है बढ़िया कंडीशन। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा करने वाला माना जाता है। यानी कि अगर मान लो कोई भी आदमी है, कोई बड़ा से बड़ा आदमी, अगर वो संविधान के खिलाफ जाता है तो संविधान की व्याख्या और संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। वो बात अलग है कि आज के ज़माने में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या हाल है। बिकी पड़ी है, बिल्कुल बिकी, जिसे बोल देते हैं हम बिक जाना, इस तरह से बिकी पड़ी है। ठीक है। लेकिन पेपर में मत लिख के आ जाना कि सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है। तो बेसिकली उच्चतम न्यायालय की विशिष्ट स्थिति यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करती है और रक्षा करती है। साथ ही अगर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सॉल्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है। अगला है दोहरी शासन व्यवस्था। तो बेसिकली संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकार होती हैं, तो इसलिए इसे दोहरी शासन व्यवस्था बोलते हैं। जो एकल शासन व्यवस्था होती है या फिर इकहरी शासन व्यवस्था होती है उसमें केवल एक ही आदमी मेन होता है, उसमें और कोई नहीं होता। लेकिन दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब है कि 2 आदमी होंगे, एक तो केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार। अतः केंद्र और राज्य संविधान के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। तो ये हमारे संघात्मक तत्व या फिर विशेषता हो गई। अतः भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है, यानी कि यहाँ पे बहुत बहुत तरह की वैरायटी हैं, बहुत तरह के आदमी हैं, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे धर्म हैं। कई सारे धर्म के आदमी यहाँ पे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। ठीक है। तो भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है और यहाँ पे विभिन्न धर्म, जाति और वंश तथा भाषाएं पाई जाती हैं, जिस कारण जब संविधान बना तो संविधान बनाने के समय संघात्मक व्यवस्था के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। संघात्मक क्यों था? क्योंकि संघात्मक ही देश को संभाल सकता था, एक आदमी संभालता तो पागल हो जाता। तो इसलिए हर राज्य में मुख्यमंत्री और देश में सेंट्रल में प्रधानमंत्री की जरूरत थी। तो इसलिए जब हमारा संविधान बनाया गया तो संघात्मक व्यवस्था के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। परंतु संघात्मक सरकार कमजोर और निर्बल होती है। क्यों? क्योंकि 2 आदमी है। ठीक है। अब ये मेन है, लेकिन इसे कोई भी डिसीजन लेना है तो इसे छोटे वाले से पूछना पड़ेगा, इसकी भी मर्जी देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आदमी अकेले डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन अलग होता है, लेकिन जब उसे 10-10 लोगों से परमिशन लेनी है, पूछना पड़ रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि संघात्मक सरकार जो है वो कमजोर और निर्बल होती है, जिस कारण भारतीय संविधान ने केंद्र को मजबूत बनाया है और संविधान में एकात्मक तत्व भी शामिल किए हैं। यानी कि बोला ये जाता है कि संविधान जो है वो संघात्मक है, यानी कि केंद्र और सरकार, राज्य सरकार दोनों है। लेकिन सच बात यह है कि केंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, राज्य सरकार से ज़्यादा मजबूत है। इसलिए संघात्मक व्यवस्था पूरी संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक है। क्योंकि पूरी संघात्मक इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इन्होंने बनाया है। तो जब केंद्र शक्तिशाली है तो राज्य की बात नहीं आ रही, और अगर राज्य की बात नहीं आ रही तो पूरी तरह से संघात्मक नहीं हुआ, ये हुआ अर्ध संघात्मक। ठीक है। तो
इन्हीं कारणों की वजह से भारत के संविधान में एकात्मक तत्व भी शामिल किए गए हैं। तो अब उन्हीं एकात्मक तत्व को देख लेते हैं। तो संविधान के द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन की स्थापना है। फिर भी संविधान में अनेक ऐसे तत्व हैं जो अन्य संघ संविधानों से अलग हैं, यानी कि और भी संघीय संविधान है लेकिन भारत उनसे अलग है। ठीक है, इसलिए कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने भारतीय संघ को अर्ध संघ के नाम से भी पुकारा है। प्राय यह भी कहा जाता है कि संविधान का रूप तो संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। अब आत्मा को एकात्मक इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट हैं एक वाले, जैसे कि इकहरी नागरिकता। अब मैं आपको बताऊं कि जो संघात्मक शासन वाली जो देश होते हैं उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक नागरिकता होती है संघ की यानी कि सेंट्रल की यानी कि पूरे देश की, और एक होती है राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पे एक ही नागरिकता पाई जाती है। तो आप बताओ, आप कह लो कि भारत को संघीय देश, अगर संघीय देश है तो दो नागरिकता होनी चाहिए ना, लेकिन संघीय देश नहीं है पूरी तरह से, ये है अर्ध संघीय देश, यानी कि आधे काम इसके संघीय वाले हैं और आधे काम इसके एकात्मक वाले हैं। समझ रहे हो। अगला है राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण, यानी कि राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र सरकार अपना नियंत्रण रखती है और उसको कंट्रोल करते हुए चलती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इकहरी सरकार है, केंद्र पावरफुल है, क्योंकि संघीय सरकार में दोनों बराबर होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे केंद्र पावरफुल है और राज्य जो है वो केंद्र की बात को मानते हैं। अगला है एकल संविधान। इसका मतलब है कि जैसे अमेरिका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, रूस हुआ, तो इन सब में संघ के संविधान के सिवाय राज्यों का भी अलग अलग संविधान होता है। लेकिन हमारा भारत ऐसा है जो संघीय देश है लेकिन यहाँ पर राज्य और संघ दोनों के अलग अलग संविधान नहीं है, बल्कि एक ही संविधान है जो पूरे देश में चलता है। इसलिए इसे अर्ध संघ बोला गया है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा संघ वाला क्वालिटीज नहीं है। इसमें आधी संघ की क्वालिटीज हैं और आधी एकात्मक क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो जैसे जो संघ राज्य होते हैं वहाँ पे संघ का एक अलग संविधान होता है, राज्य का अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में केंद्र और राज्य में एक ही संविधान पाया जाता है। यहाँ पे केंद्र का और राज्य का अलग अलग संविधान नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये जो है एकात्मक हमारा संविधान है। अगला है आपातकालीन प्रभाव। संघात्मक संविधान क्या बोलता है कि केंद्र और राज्य दोनों बराबर हैं, लेकिन आपातकालीन प्रभाव यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें क्या होता है कि संविधान जो है वो केंद्र सरकार को आपातकालीन स्थिति में राज्य की शक्ति को सीमित करने की अनुमति देता है। यानी कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो किसी भी राज्य के पास कोई भी शक्ति नहीं होती, सारी की सारी जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, और इस तरह से ये एक ही इकलौता सारी चीजें देखता है। अगला है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करती है। ठीक है, जिससे केंद्र सरकार जो है वो राज्य पर कंट्रोल रखती है। एक बात बताओ, जब राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो वो राज्य खुद कर लेगा, केंद्र सरकार क्यों कर रही है? केंद्र सरकार अपने आदमी भेज रही है राज्य में राज्यपाल के नाम से, ताकि राज्य में उसका कंट्रोल रह सके। ये है कहानी, समझा आप। अगला है अखिल भारतीय सेवा, यानी कि IAS IPS जो आपकी होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो बेसिकली इनके द्वारा भी केंद्र सरकार राज्य में अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाती है, जिससे केंद्र सरकार राज्य पर कंट्रोल रख सके। क्योंकि IAS IPS IFS ये जितने भी ऑफिसर होते हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। तो ये केंद्र सरकार के ऑफिसर होते हैं, राज्य के अंदर रहते हैं और वफादार होते हैं ये केंद्र सरकार के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी इसे एकात्मक कहा गया है। तो ये हमने जान लिया कि क्यों इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है कि संविधान का रूप संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि एकात्मक ही है संविधान हमारा, लेकिन बाहर से ये संघात्मक है, अंदर से ये एकात्मक है, क्योंकि इसमें ये सारे प्रावधान है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसे आता है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना क्यों की गई है? जैसे कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सरकार जो है वो केंद्र में है, यानी कि सेंट्रल में है, तो वो मजबूत क्यों है इतना ज़्यादा? तो बेसिकली राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ऐसा करा गया है। यानी कि अगर एक मजबूत केंद्र होगा तो वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दो भागों में ये बटा हुआ है तो ऐसे में अलगाववादी भावनाएं लोगों में बहुत ज़्यादा जागती हैं। यानी कि राज्य जो होते हैं उनमें से टूट टूट कर और राज्य बनने लगते हैं। जैसे कि आई थिंक हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें से कट के ही उत्तराखंड बना था, और ऐसे ही कई राज्य हैं जिनमें से कट कट के दूसरे राज्य बने। ठीक है, तो अगर केंद्र सरकार मजबूत होगी तो वो राज्यों को ऐसे काम करने से रोक लेगी। लेकिन अगर केंद्र और राज्य ये दो सरकारें अपनी अपनी मर्जी चलाएंगी तो राज्य जो है, राज्य सरकार वो ऐसा भी कर सकती है कि वो एक राज्य में से काट के 50 राज्य बना दे छोटे छोटे। ठीक है,
तो इसलिए संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। अगला है प्रभावी शासन, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कई सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ा। तो मजबूत केंद्र सरकार को बिना चुनौतियों को प्रभावी समाधान संभव नहीं होता। यानी कि अगर मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो सारे मामले देख रही है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती हर काम में, तो क्या सारे काम हो पाते? नहीं हो पाते, क्योंकि कोई राज्य किसी चीज़ के लिए हाँ करता तो कोई किसी चीज़ के लिए ना करता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते, इसलिए हमारे केंद्र को शक्तिशाली यानी कि पावरफुल बना रखा है केंद्र सरकार को, ताकि केंद्र सरकार सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद ले सके। अगला है सुरक्षा और रक्षा। तो देश के बाहरी यानी कि बाहर के और आंतरिक यानी कि अंदर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं ताकि वो संकट के समय त्वरित यानी कि फास्ट और प्रभावी कार्रवाई कर सके। अगर सोचो युद्ध हो रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार से परमिशन लेने लगे तो क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आया था कि किसने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो ये लाइन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था वेरी शॉर्ट में कि किसने कहा कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता और इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता के बीच का मार्ग अपनाया है? तो ये बात कही थी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेना, चाहो तो इनके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च कर लेना। बस मुझे इतना बता दो कमेंट करके वीडियो समझ आई या फिर नहीं आई। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे डीएम कर सकते हो। ये लगभग 3 बज चुके हैं एंड लव विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, चाहो तो फॉलो कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी काम की चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।